शापित विशालकाय वृक्ष, जिसे रसातल का वृक्ष कहा जाता है, अपनी विशाल लाल जड़ों को नीचे की ओर फैलाता है, एक उल्टे टावर की तरह, जो पाताल लोक का एक अंधकारमय मार्ग है। जो लोग इस वृक्ष में समा जाते हैं, जैसे कि वो छोटी पोमरेनियन कुतिया, वे केवल एक भौतिक तने के अंदर नहीं भटकते हैं। इसके बजाय वे पूरी तरह से एक अराजक भूल भुलैया में समा जाते हैं, जहां आयाम आपस में मिल जाते हैं और उन्हें इंद्रधनुषी रंग की ऊर्जा से स्पंदित विशाल जड़ों के सामने फंसा हुआ छोड़ देते हैं। वृक्ष के बाहर निराशा हावी हो जाती है। रॉड्रिक, सर्वेंटे और ओसाइरिस फंसे हुए छात्रों को बचाने के लिए संरचना पर अपने सबसे शक्तिशाली संयुक्त हमले करते हैं। उनके प्रहार बाधा से टकराते हैं, जिससे प्रकाश का एक विशाल विस्फोट होता है। हालांकि जैसे ही धुआं छटता है, लाल लताओं का घना पर्दा पूरी तरह से अप्रभावित रहता है। तीनों व्यक्ति थके हुए और शक्तिहीन खड़े हैं, ये स्वीकार करने के लिए विवश हैं कि कोई भी बाहरी शक्ति वृक्ष के अंदर की बंद दुनिया तक नहीं पहुंच सकती। विशाल जड़ों के सामने खड़े होकर ओसाइरिस को कड़वी सच्चाई का एहसास होता है। ये आयामी कैदखाना केवल अंदर से ही तोड़ा जा सकता है। प्राचीन कथाओं के अनुसार वृक्ष की जड़ें अनंत रूप से नीचे घोर अंधकारमय शून्य में फैली हुई हैं। एक अज्ञात पुस्तक के अनुसार वृक्ष अपने द्वारा खाए गए हर किसी को जबरन रसातल की परम गहराई में खींच लेगा। मीनार के जलमग्न पहले तल के अंदर विकीर ने गॉब्लिन मीनार गाइड पर अपनी निर्दयी पकड़ बनाए रखी है। डेकोराबिया और नीली मकड़ी पास में मंडरा रही हैं, चुपचाप देख रही हैं। विकीर की मांगों के आगे झुकते हुए गॉब्लिन अपने गले में कुछ जबरदस्ती डालता है। प्राणी हिंसक रूप से उल्टी करता है, गाढ़े गहरे नीले तरल की एक धारा सीधे विकीर के हाथ में। डेकोराबिया और छोटी मकड़ी विकीर की बाह पर गिरते तरल को घृणा से देखती हैं। भयभीत गॉब्लिन गाइड दबे स्वर में पूछता है कि क्या ये स्वीकार्य इनाम है। विकीर के हाथ में कई चमकते गोले हैं। ये जादुई कैंडी स्थायी रूप से क्षमताओं को बढ़ाती हैं। लाल रंग ताकत बढ़ाता है, हरा रंग फुर्ती बढ़ाता है और नीला रंग स्वास्थ्य बढ़ाता है। विकीर ध्यान देता है कि एक मंजिल पार करने पर ये पुरस्कार मिलते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उसकी पिछली यादों में वर्णित थे। इनका सेवन करने से व्यक्ति के शारीरिक आंकड़े स्थायी रूप से बढ़ जाते हैं, चाहे उसका स्तर कुछ भी हो। उसे अपने दोस्त पिगी की याद आती है, जो एक लोकप्रिय बोर्ड गेम के बारे में बता रहा था, जिसमें खिलाड़ी स्तर बढ़ाते हैं और आंकड़े आवंटित करते हैं। विकीर को एहसास होता है कि पेड़ के अंदर का शैतानी सिस्टम भी लगभग इसी तर्क पर काम करता है। अपनी मुट्ठी भींचते हुए विकीर खुद को संभालता है, ये मानते हुए कि गेम जैसे नियमों के बावजूद ये एक जानलेवा हकीकत है। उसे एम्ब्यूसियस की क्रूर सोच याद आती है, जो मानता था कि धोखा और बदसूरती ही इंसानियत का असली सार है। उस शैतान ने ये टेढ़ा मेढ़ा मंच इसलिए बनाया था ताकि वो ये साबित कर सके कि दी एबिस ट्री को लोगों को फंसाने और उनकी हिंसक प्रवृत्तियों को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया था। वो उन्हें विनाश के युग के लिए अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए बलि के तौर पर इस्तेमाल करता था। विकीर अपने पिछले कामों पर सोचता है और उसे एहसास होता है कि उसने अपनी असली पहचान नाइट हाउंड के तौर पर इसलिए छिपाई थी ताकि वो शैतानों के उसके दखल को भांपने से पहले ही इस तबाही को रोक सके। ये स्वीकार करते हुए कि उसकी कोशिशें बेकार गईं, वो मौजूदा समस्या पर ध्यान केंद्रित करता है और सोचता है कि अकादमी के बाकी फंसे हुए लोग कहाँ हैं। विकीर अपनी मुट्ठी गुस्से से ऊपर उठाता है, जिससे घबराया हुआ गॉब्लिन हकलाते हुए कहता है कि उसे सच में नहीं पता कि बाकी लोग कहाँ हैं। कांपता हुआ गाइड बताता है कि पेड़ के अंदर की जगह विकृत है। फंसे हुए छात्र नीचे की मंजिलों पर एक दूसरे से अचानक मिल सकते हैं, या हो सकता है कि वे एक दूसरे के रास्ते में ही कभी ना आए। विकीर उस परी को घूरता है और उसे महसूस होता है कि वो जीव टावर के नियमों के बारे में झूठ नहीं बोल रहा है। गाइड एक अहम नियम बताता है, अगर कोई एक भी व्यक्ति सबसे नीचे तक पहुंच जाता है और बचकर निकल जाता है, तो अंदर फंसे सभी लोग आजाद हो जाएंगे, चाहे वे जिंदा बचे हों या मर गए हों। इस पक्के नियम की वजह से प्रतिभागियों के पास सिर्फ दो ही विकल्प होते हैं, या तो वे बेबस होकर किसी और के बचने का इंतजार करें या खुद लड़कर अकेले बचाने वाले बने। विकीर जानता है कि ये चुनाव लगभग नामुमकिन काम है, जिसे एक दुष्ट शैतान ने लोगों में निराशा पैदा करने के लिए डिजाइन किया है। अपने पिछले जीवन में छात्रों के इस जेल से बच निकलने का सिर्फ एक ही कारण था, जिसकी वजह से टावर के रहस्यों वाली यादें लिखी जा सकीं। ये चमत्कार पूरी तरह से कैमिस मॉग की वजह से हुआ था, एक ऐसे अप्रत्याशित नियम तोड़ने वाले जीनियस जिसने एम्ब्यूसियस की उम्मीदों को गलत साबित किया और आखिरकार लौह रक्त वाली महारानी बन गई। हालांकि कैमिस ने बाहर कंगन वाले जाल से खुद को बचा लिया था, इसका मतलब है कि जिस जीनियस ने उन्हें पहले बचाया था, वे अब उन्हें बचाने के लिए यहाँ मौजूद नहीं है। विकीर अपने सहपाठियों पिगी,
ट्यूडर, सैंचो, बियांका, डोलोरेस और सिंक्लेयर के बारे में सोचता है। वो तीव्र गहरे गिल्ट से भर जाता है कि वो अपने सच्चे दोस्तों और महान लोगों की रक्षा करने में असफल रहा। अचानक एक सिस्टम चेतावनी प्रकट होती है जो घोषणा करती है कि ये क्षेत्र जल्द ही ढह जाएगा। विकीर संकल्प लेता है कि उसे अपनी विफलता की जिम्मेदारी लेनी होगी। वो एक दृढ़ प्रतिज्ञा करता है कि वो एकमात्र जीवित व्यक्ति बनेगा जो टावर पर विजय प्राप्त करने और अंदर फंसे सभी को बचाने के लिए आवश्यक है। लाल चेतावनी मैसेज तेजी से चमकने लगते हैं जो संकेत देते हैं कि उस मंजिल की समय सीमा समाप्त हो गई है और विनाश निकट है। चमकती चेतावनियों के बीच गॉब्लिन गाइड हिंसक रूप से उल्टी करता है और एक और वस्तु अपने गले में ठूंस लेता है। जैसे ही पत्थर बरसने लगते हैं, घबराया हुआ गॉब्लिन जल्दी से विकीर को एक लुढ़का हुआ मानचित्र देता है। चर्म पत्र उठाते हुए विकीर घबराकर स्वीकार करता है कि वो लगभग ये अंतिम पुरस्कार भूल ही गया था। सिस्टम इस वस्तु को एक वापसी स्क्रोल के रूप में पहचानता है। ये उपयोगकर्ता को ट्यूटोरियल क्षेत्र में वापस जाने की अनुमति देता है, जिससे उपयोगकर्ता का स्तर पूरी तरह से रीसेट हो जाता है। हैरानी की बात यह है कि इस पर यह वाक्य अंकित है, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं। कमरे का विनाश तेजी से बढ़ रहा है, जिससे विकीर को आगे बढ़ना पड़ रहा है। गॉब्लिन खुशी खुशी उसे विदाई देता है और उसके भागने के लिए शुभकामनाएं देता है। विकीर शांति से चला जाता है, ढहते कमरे में गिरते पत्थरों से आसानी से बचते हुए। गॉब्लिन गाइड एक भयावह मुस्कान बिखेरता है। एक सिस्टम सूचना पुष्टि करती है कि विकीर ने ट्यूटोरियल जोन छोड़ दिया है। उसकी स्थिति अपडेट होती है, जिसमें केवल स्तर 1 होने के बावजूद अविश्वसनीय रूप से उच्च आधार आंकड़े दिखाई देते हैं और पता चलता है कि उसने एक नया खिताब अर्जित किया है। उसका नया खिताब सीवर रैट हंटर चूहों के खिलाफ बोनस क्षति प्रदान करता है और उसके द्वारा उत्पन्न स्थिति रोगों, जलन और जहर की अवधि को स्थायी रूप से बढ़ाता है। दूसरी मंजिल पर, जिसे परिचित भूमि के नाम से जाना जाता है, एक उजाड़ आंगन एक विशाल सूखे पेड़ और खंडहर इमारतों के बीच स्थित है। विकीर टूटे हुए पत्थर पर कदम रखता है और तुरंत ही उस परिदृश्य को पहचान लेता है। अब उसने अपनी अकेडमी की वर्दी पहनी हुई है। विकीर छोटी मकड़ी के साथ उस क्षेत्र का जायजा लेता है। वो सदमे से महसूस करता है कि वो कोलोसियो अकेडमी की एक खंडहर प्रतिकृति में खड़ा है। डी कराबिया बताते हैं कि अमादाउसियस ने रसातल के पेड़ को पोषण देने के लिए वास्तविक दुनिया के कुछ हिस्सों को निगल लिया था। निगला हुआ वातावरण अब टावर का एक भौतिक हिस्सा बन गया है। अचानक एक चमकता हुआ सिस्टम इंटरफेस प्रकट होता है जो ट्यूटोरियल में बचे सभी 108 छात्रों को केंद्रीय चौक पर इकट्ठा होने का निर्देश देता है। डी कराबिया कहते हैं कि ये अपने दोस्तों को ढूंढने का एक सही मौका है। हालांकि इस जबरन जमावड़े के बारे में सोचते हुए विकीर को एक भयानक पूर्वाभास होता है कि क्या हो सकता है। खंडहर चौक पर बचे हुए छात्र घबराहट और भ्रम में इकट्ठा होते हैं। वे वातावरण से भयभीत हैं और ट्यूटोरियल मंजिल से बचने के भयानक अनुभव के बारे में शिकायत करते हैं। डी खराबिया ने गौर किया कि विकीर के कमरे में रहने वाले लोग कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, जिससे साफ संकेत मिलता है कि शायद उनकी मौत हो गई है। विकीर गुस्से में पेंडेंट पर झपट्टा मारता है और उसे चुप रहने का आदेश देता है। विकीर को पास ही में कुछ हलचल सुनाई देती है, जहां एक आक्रामक छात्र किसी को वहां से चले जाने के लिए चिल्ला रहा है। वो देखता है कि कुछ हथियारबंद रईस छात्र एक निहत्थे आम छात्र को तंग कर रहे हैं, जो जमीन पर गिरा हुआ है। वो आम छात्र उनसे हथियार उधार मांगता है, लेकिन वो रईस स्वार्थी होकर मना कर देते हैं। उनका कहना है कि हथियार उसी का होगा जिसे वो सबसे पहले मिला हो। अपनी क्रूरता की हद पार करते हुए एक रईस जबरदस्ती उस आम छात्र के बाल पकड़ लेता है और गुस्से से पूछता है कि क्या उसे अपनी इस नई और भयानक असलियत का अंदाजा नहीं हुआ है। उस लड़के के चेहरे के पास तलवार सटाकर वो घमंडी रईस उसकी बेइज्जती करता है। वो ऐलान करता है कि सुस्त और बेकार आम लोगों के पास रईसों के सामने गिड़गिड़ाने के अलावा कोई चारा नहीं है। उस लड़के को छोड़ते हुए वो जालिम रईस उस डरे हुए आम छात्र से कहता है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे और ज्यादा मेहनत करनी होगी। छात्रों को एहसास होता है कि ये रईस इस जमावड़े का इस्तेमाल एक जाल के तौर पर कर रहे हैं, ताकि उन्हें मिले सारे हथियार वे खुद हड़प सकें। अचानक चौक के ठीक बीचों बीच एक बैंगनी रंग का आयामी दरार खुल जाती है, जिसे देखकर सारे छात्र हैरानी से उसे घूरते रह जाते हैं। उस पोर्टल से एक डरावनी आवाज गूंजती है, जो 108 प्रतिभागियों का खुशी खुशी स्वागत करती है और उनकी इस जोश भरी हरकत पर टिप्पणी करती है। उस पोर्टल से तेज पंजों, नुकीले दांतों और खोपड़ी जैसे चेहरे वाला एक अजीब और डरावना रोएदार महाराक्षस निकलता है। वो अपना परिचय दूसरी मंजिल की मार्गदर्शिका बारगेस्ट के रूप में देता है और खुशी से पूछता है कि उन्हें यह ट्यूटोरियल कैसा लगा। सारे छात्र उस अजीबोगरीब परी को तनावपूर्ण चुप्पी के साथ घूरते रहते हैं। हालांकि कुछ घमंडी रईस उस जीव को कोई खास तवज्जो नहीं देते।
इस तनावपूर्ण चुप्पी को रईसों के उस सरदार ने तोड़ा, जो डींगे हाँकता है कि ये ट्यूटोरियल वाली मंजिल कोई बड़ी बात नहीं थी। वो घमंडी रईस उस परी से बेझिझक कहता है कि वो जल्दी करे और अगली चुनौती सामने लाए। वो बेवकूफ़ी भरे अंदाज में अपनी उस बड़ी महत्वाकांक्षा का ऐलान करता है कि वो इस डंजन को जीतकर एक महान नायक के रूप में वापस लौटेगा। वो रईस दावा करता है कि उसे जरा भी डर नहीं लग रहा है। इसके जवाब में बारगेस्ट उसके इस चुनौती भरे जज्बे की जोरदार तारीफ करती है और तुरंत ही अगली परीक्षा शुरू करने के लिए राजी हो जाती है। बारगेस्ट खुशी खुशी दूसरी मंजिल के लिए एक बहुत ही आसान सा मिशन का ऐलान करती है। बिना किसी चेतावनी के चौक के चारों ओर कई बैंगनी रंग के आयामी दरार अचानक खुल जाते हैं, जो उन सभी छात्रों को पूरी तरह से घेर लेते हैं। वो घमंडी रईस अचानक डर के मारे पसीने पसीने हो जाता है जब उसे ठीक उसके पीछे किसी के गुर्राने की एक भारी और डरावनी आवाज सुनाई देती है। अब वो ऐसे भयानक, मजबूत और राक्षसी कुत्तों से घिर चुका है जिनके सिर आग की लपटों से घिरे हुए हैं। जैसे ही वे जानवर करीब आते हैं, बारगेस्ट बड़े ही उत्साह से दूसरी मंजिल का एकमात्र उद्देश्य बताता है, जिंदा रहना। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।